नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक बलिया ज़िला है। बलिया ज़िला का एक गांव है जिसको बोलते हैं तेहरा गांव। तेहरा गांव की बात है, वहाँ एक आम का बगीचा होता है। उस आम के बगीचे के पास से कुछ बकरी चलाने वाली जो महिला होती है गाँव की, वो गुजरती है। उस आम के बाग के नज़दीक से रास्ता होता है, उसी रास्ते से वो जाती है और आम का बाग बिल्कुल उसके बगल में होता है। जब भी एक महिला की नज़र पड़ती है, उस आम के बाग के नज़दीकी 5 थैलियाँ थी, 5 काली पन्नियाँ थी, बड़े बड़े पैकेट थे और वो किसी ने पटक के रखे थे। और उनकी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि जैसे किसी को लगे कि कोई सामान पड़ा हुआ है और किसी को कोई शक ना हो। तो वो औरत जो उसमें से एक की नज़र पड़ती है, वो जाती है उस सामान के पास और एक पॉलीथीन को खोल के देखती है। जैसे ही पॉलीथीन खोलती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और चिल्ला के गिर पड़ती है। तभी उसके साथ जो और महिला बकरी चलाने वाली होती है वो दौड़ के आती है और पूछती है क्या हुआ। तो कहती है देखिए इस पॉलीथीन में क्या है। जैसे ही वो देखती है तो तीनों चारों जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जोर से चिल्लाती है तो देखते हैं कि उसमें एक किसी आदमी का कटा हुआ सर था। जब वो तेज तेज चिल्लाती है तो आम में काम करने वाले लोग काफ़ी होते हैं, वो दौड़ करके वहाँ आते हैं और पूछते हैं आखिरकार हुआ क्या है। वो कहती है देखिए इस पॉलीथीन में आदमी का सर है। और एक के बाद एक पॉलीथीन खोली जाती है। उसमें किसी आदमी के, किसी में पैर थे, किसी में हाथ थे, किसी में कुछ थे। किसी के शरीर के 6 टुकड़े करके उन पॉलीथीनों में पैक करके डाल दिया था। आखिरकार इतनी दर्द भरी मौत आखिर किसने दी होगी किसी को, और क्या दुश्मनी थी। अब पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस आकर के तहकीकात करती है और उसके शव को जो 6 टुकड़ों में मिलता है, सारी पॉलीथीनों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजवा देती है। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है और पुलिस कहती है कि आखिरकार कोई डकैती का मामला हो या किसी तरह का कोई और मामला हो तो आदमी इतनी बेरहमी से किसी की हत्या नहीं कर सकता। आखिर क्या वजह रही होगी इस मर्डर के पीछे और क्यों कोई आदमी इसका इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। जिस थाने की पुलिस आती है वो थाना पड़ता है फिरोजपुर। ये 9 मई की बात है। 9 तारीख को उसकी लाश मिलती है पुलिस को, लेकिन उसकी लाश का एक हिस्सा गायब होता है। जो छठा हिस्सा होता है वो गायब होता है। 5 हिस्से पुलिस को मिल जाते हैं 5 पॉलीथीनों में। और पुलिस अब तलाश करती है कि इस आदमी की किसने हत्या की और ये आदमी कहाँ का है। और पुलिस इंतजार ही कर रही होती है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करने की कोशिश करती है कि 62 वर्ष के आदमी की किसी का प्रेत प्रसंग कैसे हो सकता है। उस बात को भी इनकार करती है। और कोई डकैती या हत्या करेगा डकैती के लिए तो इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा, और कई एंगलों से जांच करती है। लेकिन पुलिस अपना दिमाग ही लगाती रहती है। तभी एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन बलिया थाना जो होता है उसकी कोतवाली होती है, उसी में एक लड़की आती है भागते रोती हुई और कहती है सर मेरे पिता जिनका नाम देवेंद्र है, उम्र करीब 62 वर्ष है, वो कल से लापता है। मैंने सब रिश्तेदारियों में फ़ोन किया है और सब जानने वालों से मैंने पूछा है, लेकिन मेरे पिता कहीं नहीं मिल रही। कृपया आप उनको ढूंढ दीजिए। और जब वो रोती बिलखती है तो पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है बलिया थाने में। और सभी आसपास के थानों में ये सूचना भिजवा दी जाती है कि देवेंद्र नाम का एक शख्स है जिसके 3 बेटी, एक दत्तक पुत्र है, शादीशुदा है और उम्र करीब 62 वर्ष है और फौज से रिटायर्ड है। अगर किसी को कोई भी सूचना मिले तो तुरंत कोतवाली में संपर्क करें, बलिया कोतवाली में। तभी पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो फिरोजपुर थाने से फ़ोन आता है कोतवाली बलिया में, और वो कहते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है जिसके 5 हिस्से हमें मिल गए हैं। उम्र करीब 62 साल रही होगी और उस बच्ची को आप अगर ये दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। शायद हो सकता है वो उसके पिता हो, लेकिन इसका एक हिस्सा जो बॉडी है उसका एक अंग हमें नहीं मिला है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस उसकी बेटी जो होती है, जिसका नाम अमली करके होता है, वो पुलिस उसको साथ लेकर के फिरोजपुर थाने पहुंचती है। वहाँ पहुंच करके उस बॉडी को दिखाया जाता है। वो देखते पहचान जाती है कि ये मेरे पिता है और रोने बिलखने लगती है। तो पुलिस उसको तसल्ली देती है, तसल्ली कहती है कि हम उनको ज़रूर पकड़ेंगे जिसने आपके पिता की हत्या की है, लेकिन हम जो पूछना चाहते हैं आप बताइए। वो कहती है मेरे पिता से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, माँ के साथ उनका अक्सर झगड़ा हुआ करता था और इस वजह से ही वो नाराज़ होकर साथ किसी ने चले गए हों या कोई कहानी हुई हो। इतना किलो मिलने के बाद पुलिस सीधी उसकी माँ के पास पहुंचती है और जा करके उसकी माँ से पूछताछ करती है। कहती है कि आपके पति जब 2 दिन से गायब हो रखे हैं
तो आपने पुलिस को सूचना इस बारे में क्यों नहीं दी। उसकी माँ का नाम होता है माया देवी, और माया देवी से जब पूछताछ की जाती है तो कुछ शक पका जाती है और वो सही उत्तर नहीं दे पाती पुलिस के सवालों का, और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है और थाने ला करके उससे फिर कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अच्छा, माया देवी को जैसे ही पुलिस लेके आती है तो पुलिस उससे बहुत सख्ताई से पूछताछ करती है। वो कहती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन पुलिस उनकी कॉल डिटेल निकलवाती है और वो कहती है कि वो हमसे बस्तर की कह के गया था, कहीं गांव में कोई काम था और बस्तर में जाने की बात कर रहा था कि उसे बस्तर जाना है। लेकिन जब पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है और मोबाइल की लोकेशन जब उसको देखती है तो उसकी मोबाइल की लोकेशन उसके घर से कहीं दूर नहीं जाती, और पुलिस अब उससे बहुत सख्ताई से पूछताछ करती है। वो पूछताछ के दौरान अब महिला का टूटने का दौर चालू होता है। तो महिला कहती है जब मेरी उम्र 45 साल की थी तो मेरा एक लड़के से संपर्क था जिसका नाम अनिल यादव था और मैं उससे प्यार करती थी। पेशे से वो ट्रक ड्राइवर है, अब जो ट्रक चलाता है, और अक्सर मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पति रिटायर आने के बाद में हम दोनों पे शक हुआ और उसने हमारी रखवाली रखना चालू कर दिया, और कुछ दिनों बाद में उसने हमें दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके चलते मेरे पति से मेरा मनमुटाव रहता था। और मनमुटाव के जरिए उसने जो ज़मीन मेरे नाम करवाई थी, खरीदी थी, वो भी उसने वापस अपनी नाम करवा ली थी और मेरे साथ मार पिटाई करता था। अब मेरी हर जगह पाबंदी हो गई थी, कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी, और अनिल यादव को भी इस बात का गुस्सा था। और एक दिन जाके अनिल से वो कहती है कि तुम्हारे मिलने के चक्करों में मैं रोज़ पीटती हूँ और तुम यहाँ आनंद से रहते हो। तो अनिल कहता है कि तुम्हारे एक एक जो जख्म दिए हैं उस आदमी ने, उसका मैं बदला लूँगा, और इसी से होती है देवेंद्र फौजी को मारने की साजिश। जब वो औरत होती है जिसकी उम्र 55 साल होती है, जो वो अपने प्रेमी की उम्र बताती है 25 साल, वो करीब 10 साल पहले उसके संपर्क में आती है जब उसकी उम्र उसके बच्चे के बराबर 15 साल की रही होगी। वो 15 साल की, वो 45 साल की, दोनों के संपर्क होते हैं, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उन दोनों में आपस में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। और जो फौजी देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए चौकसी करता है, उसकी पीठ के पीछे अलग ही गुल खिलाया जा रहा था। अब जैसे फौजी रिटायर आता है तो उसको सब बातों का पता लग जाता है। पता लगने के बाद में उनके मिलने जुलने में जो परेशानी होती है और वो अपनी प्रेमी से जाके शिकायत करती है। प्रेमी प्लान बनाता है अपने दो दोस्तों को लेकर के, जिनका नाम होता है मिथिलेश पटेल और सतीश यादव, और खुद एक अनिल यादव और एक वो महिला जिसकी उम्र 55 साल होती है। तो तीनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं कि 9 मई की रात को हम उसको निपटा देंगे। तभी वो चारों लोग इकट्ठे होते हैं और उसका पति जो घर में ही सोया होता है उसको जाकर के दबोच लेते हैं, और दबोचने के बाद में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े करके पॉलीथिन में पैक करके वो अलग अलग जगह अलग अलग आदमी उठा के ले जाते हैं, और जो शरीर का हिस्सा बचता है जिसे धड़ बोलते हैं, उस धड़ को एक कुएं में डाल देते हैं। उसके बाद उस महिला की निशानदेही पे एक लड़का होता है जिसका नाम मिथिलेश होता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस के साथ जब पुलिस उससे मारपीट करती है, पूछताछ करती है, उसका रिमांड लेती है, तो वो बताता है कि जो अनिल है वो सतीश यादव के साथ है और दोनों आजकल में भागने वाले हैं, ये शायद भारत छोड़ के नेपाल की तरफ भाग जाएंगे। तो पुलिस भी चौकस हो जाती है और पुलिस बैरिकेड करती है और उनको पकड़ने का प्रयास करती है। तभी वो दोनों आते हुए पुलिस को नज़र आते हैं और पुलिस उनको रोकने का इशारा करता है, लेकिन पुलिस को देख के वो अनिल जो होता है वो पुलिस पे गोलियां चलाता है। जैसे ही पुलिस पे गोली चलती है तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और एक मुठभेड़ के दौरान अनिल को गोली लग जाती है। अनिल के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है दोनों को, और ला करके जेल में थाने में बंद कर देती है। थाने में बंद करने के बाद उनके साथ ज़बरदस्त उनसे पूछताछ की जाती है, उनकी तबीयत से खातरपानी होती है और उसके कट कर देती है। पुलिस रिमांड में लेकर के उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान वो अपना जुर्म कबूल करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मेरी प्रेमिका है इसी की वजह से मैंने उसका कत्ल किया है और इसी के साथ मुझे रहना था, इसलिए मैं उसको रास्ते से हटा दिया है। अपने 2 दोस्तों को भी साथ लेता है, उनको भी उस मर्डर में शामिल कर लेता है और पुलिस चारों को अरेस्ट कर लेती है। उस महिला की 3 लड़कियां थी, एक दत्तक पुत्र था, और वो लड़कियां सब उसके प्रेमी की उम्र की थी, जिनमें एक लड़की की शादी हो चुकी थी, एक डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, एक कोटा में रह करके पढ़ाई कर रही थी। और जब उनको ये पता लगता तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती कि आखिर एक माँ, हमारी माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि हमारे पिता की हत्या करवा सकती है। वो पुलिस थाने में आते हैं मिलने, अपनी माँ को बहुत बहुत बद्दुआएं देते हैं, कहते हैं कि माँ तूने ऐसा काम क्यों किया, क्या तूने अपने आप को नहीं
हमारे पिता को नहीं, हमें भी मार डाला है जीते जी। हमारे सारे सपने तुमने ख़त्म कर दिए। और अपनी माँ को बहुत ताना देते हैं और फिर वो नफरत करने लगते हैं और उसको उसी के हाल पे छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं। और चारों भाई बहन अपने नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। आसपास के समाज की सपोर्ट उन लोगों को मिलती है और उनकी सहानुभूति होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो सेट होते हैं और पुलिस ने उन सभी को चालान पेश करके कोर्ट में और सभी को जेल भेज दिया जाता है। और सभी पे अब हत्या का मुकदमा, धोखाधड़ी का सबूत नष्ट करने का कई पुलिस ने धाराएं उन पे बनाई है और उन्हीं धाराओं के अंदर उनके केस चल रहा है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की पुलिस की कार्रवाई और उनके बच्चों जो फौजी के बच्चे थे देवेंद्र के, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। यही थी आज की कहानी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।